मेरी ये आदिवासी भाषा को मैं कैसे इनपुट करूं? कोक स्टूडियो आया अचानक सामने। पहली बार कोक स्टूडियो में जब गई, मुझे एक राजस्थानी गीत गाने का मौका मिला। बाई सारा बीराम हने पिहरियल चालो सा पीवरियरी माने ओडुआवे। एक राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में मैं गाई। मन में तब भी दुख था कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म में कि भोजपुरी कब लाऊं मैं इस पे। यहाँ अगर मैं भोजपुरी गाऊंगी तो मुझे लगा कि मैं उस, एक तो ये भी था कि मुझे जो भोजपुरी ने बहुत कुछ दिया, नाम दिया, पैसा दिया, प्रसिद्धि दिया। मुंबई में मुझे जो पहले हम लोग परवेज जी और मैं आए थे तो एक जो 3,000 रुपये का जो रेंट हम लोग देने में सोचते थे, वो भोजपुरी के बदौलत मैं समझती हूँ अपना स्टूडियो, एक म्यूज़िक बॉक्स नाम का मेरा अपना स्टूडियो है, मेरा घर है। ये अहंकार गौरव नहीं है, बट ये एक तरह की प्राप्ति है, उपलब्धि है, और भोजपुरी को जाता है, ये सबका श्रेय जाता है। तो तब तक मेरा भोजपुरिया लोग क्या सोच रहे हैं वो मायने ख़त्म हो गया था, और मैं भोजपुरी को समर्पित हो रही थी। भोजपुरी को समर्पित हो रही थी, यहाँ के लोगों को नहीं। वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और फिर लगा मुझे कि लाख लाख लोगों का भीड़ देखा है मैंने देखा है बोकारो, मऊ, अलग अलग जगह, डुमराव, गरहा महोत्सव। मैंने वो देखा है कि अचानक से एक, मैं जो कल्पना बरपेटा रोड में पैदा हुई थी, अचानक से मुझे देखने के लिए लाठीचार्ज हो रहा है, और अजीब अजीब सा माहौल मैंने देखा है। और उसको वो डेंजरस मोमेंट मैं मानती हूँ किसी के भी जीवन में। एक्चुअली वही समय होता है जब अंदर का ईगो, अहंकार बिल्ड होता है, माथे पे चढ़ता है, और उसके बाद पतन होता है बहुत लोगों का। तो वो समय देखा मुझे, मैं तो नहीं बोलूँगी मेरा पतन हुआ, लेकिन मैं धीरे से जैसे आसाम से जब मुंबई आई, आसाम में इंडस्ट्री भी मैं नाम कर रही थी, ऐसा नहीं, तभी मैं छोड़ी। तब आसाम छोड़ने के समय भी मुझे वहाँ के जो म्यूजिक डायरेक्टर से लोग हैं वो बोले थे कि मुंबई जा रही हो तुम, अचानक जा रही हो, कुछ है नहीं वहाँ पे, यहाँ की इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हो। लेकिन हमने ऊपर ही छोड़ा। और भोजपुरी का भी मैं बोलूँगी, अचानक 2010-11 में मुझे लगा कि मुझे अब ये नहीं गाना है, अब ये गीतों की ये शब्द मुझे नहीं गाना। तब तक क्योंकि मैं समझने लगी थी, उससे पहले मैं बहुत कुछ नहीं समझी। जैसे खासकर आपके यहाँ पे, मतलब भोजपुरी में, मैं यूपी बिहार में बात करूँ, ये जो शैली है, जो डुअल मीनिंग होता था, ऊपर कुछ क्रिकेट खेल के बारे में बात हो रहा है, नीचे नीचे कुछ और ही बात हो रहा है। तो मैं उस कल्चर से बिलोंग नहीं की ना। मैं जैसे आसाम से मैं आई हूँ, अगर हम होली में पिचकारी को लेके गा रहे हैं तो उसका मतलब कान्हा जी की पिचकारी है, और जो पिचकारी होता है जिसमें रंग होता है। लेकिन यहाँ जो मैं बिना जाने बहुत कुछ गाई, जिसको आप पिचकारी तो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ और, तो ये था यहाँ पे। लेकिन वो क्योंकि आपके यहाँ के जो आर्टिस्ट है, मतलब यहाँ की जो उत्तर प्रदेश बिहार के कलाकार है, आपको पता है कि आगे खाई है, तो आप तो बच के ही चलेंगे। हम जब आसाम से आए, हमको तो पता नहीं है कि यहाँ खाई है क्या है, तो हम हमेशा सुर में, साधना में ही हम कॉन्सेंट्रेटेड थे। शब्दों के बारे में सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में आया नहीं। आसाम में ये सब गाए ही नहीं हम लोग कभी भी, वो कल्चर है ही नहीं वहाँ पे। तो ये सोचने के हमने प्रयास भी नहीं किया कि हम क्यों गाएं, क्यों नहीं गाए। लोगों ने बाद में बहुत सारी बातें, मैं उस पर आऊँगी। तो कुल मिला के ये एक चलता रहा, सब गाती रही, मैं कुछ चयन नहीं किया। लेकिन 2010-11 से ऐसा लगा कि नहीं, अब भीड़ में भी मैं अकेली पड़ रही थी बहुत बार। समझ गए ना मैं क्या बोलूँ? एक आपको जब बहुत कुछ मिल जाता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा भी मेरा चाहत नहीं था, थोड़ा बहुत नाम हो जाए यही सोच के मुंबई आई थी। और मुझे घर मिला, मैं खुश थी, पैसा मिला, नाम हो गया, और मैं गा रही थी, बहुत कुछ गाए थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा एक तरह से आफ्टर गवनवा ले जा राजा जी 2002-3 के आसपास, ससुरा बड़ा पैसे वाला बनता है, उस पर बहुत सारे आर्टिस्ट, रवि किशन जी, मनोज जी, आप लोगों ने, विनय बिहारी जी, आप लोगों ने उस इंडस्ट्री को रचाया है एक तरह से मुंबई में, और उस समय काल को मैंने देखा है। तो वो एक बूम हुआ भोजपुरी का, दोबारा तीसरी बार का एक इंडस्ट्री बूम हुआ, बाद में मुझे बोला गया। तो ये एक उपलब्धि है, उस क्षण को हमने जिया। द गोल्डन पीरियड ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, आई थिंक, म्यूजिकली। ऐसे ऐसे गीत गाने का, धनंजय जी को मैं याद करती हूँ। गजब के रोग जवानी में दे गई अखियाँ,
है तो एक छोटा सा गज़ल नुमा गीत, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था कि वहाँ पे सुर मुर्की लगाने का मौका, आज वो नहीं है स्थिति, लेकिन तब हम लोग ढूंढते थे कि कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। उसी में एक समय आया कि एक नया शब्द सुनाई दिया, पूर्वी। आज एक नया चीज़ करने वाले हैं, पहली बार छपरहिया पूर्वी कोई महिला रिकॉर्ड करेंगी, उन लोगों का भाषा था ये, मुझे अभी भी याद है। और मुझे ये था कि मेरे चैलेंज है, ये क्या नया चीज़ लाया है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पक्का करके, क्योंकि मुझे धनंजय जी ने चैलेंज किया। धनंजय जी ने बोला कि उसमें एक आलाप तानना पड़ता है ऊपर, अब छोड़ दीजिए, मतलब अगर नहीं भी होगा चलेगा, गाना आप गा लीजिए। तो मुझे लगा कैसे नहीं होगा, ऐसा अगर कोई बोल देता मुझे लगता कैसे नहीं होगा, क्या है ये, सुनाइए। तो फिर मुझे याद है, शायद इससे भी ऊंचा सुर था, एग्जैक्टली मुझे स्केल याद नहीं है, ऐसा कुछ था तान। और फिर मुझे बोला गया कि क्योंकि आप शास्त्रीय गान सीख के आई है कल्पना जी, आपको मुर्की लेने का आपके मतलब इनबिल्ट है, डिफॉल्ट है, वो मुर्की लेंगी, लेकिन इसमें आपको नोट टच करना है, मुर्की नहीं लेना है। तो टेक्निकली जो आर्टिस्ट है वो समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे सुनो परदेसी बालम, मुझे नोट अलग अलग टच करना है, सुनो परदेसी बालम, ये नहीं करना है। उनका ये था चैलेंज कि आपको मुर्गी को अवॉइड करना है। तो सुनो परदेसी बालम, हमके नाही ढीली देवरा तुड़ी किल्ली, आजा घरे छोड़े के तू दिल्ली। तो ये एक लाड़ से गाना है, एक गांव की एक महिला की व्यथा, जिनको उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल हमेशा पलायन से ग्रस्त रहा है। तो यहाँ के लोक गायन में भी, फिल्मों के गीत में भी आपको हमेशा सैया जी, बलम जी हमेशा परदेश में ही रहे। मैं ऐसे गीत बहुत गाई हूँ, घरे छुट्टी लेके और कुछ दिन रही है बलम जी, मतलब बलम जी मेरे पास नहीं है, कहीं बाहर है। इकोनॉमिकली अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, अब जब मैं मैच्योर होकर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ये होता है जो राजनीति में बात होती है कि पलायन की समस्या। रेलगाड़ी के साथ बहुत जरा आपको विरह का गीत बहुत जरा मिलेगा, जैसा ऐसा लगता है गांव छूट गया है, समाज छूट गया है, घर छूट गया है, परिवार छूट गया है। और एक तरह से वो रेलगाड़ी जो है वो जैसे एक मार्मिक एक स्थिति पैदा करता हुआ एक गाड़ी है रेलगाड़ी पहले के समय में। अब तो वो वही चीज़ आपको, आप दुबई जाते होंगे, मिडिल ईस्ट जाते होंगे, वो फ्लाइट की बात हो गई अभी, लेकिन लोक गायन में रेलगाड़ी की भूमिका भी ये रही पलायन के चलते। लेकिन एक दो गीत में और एक दो प्रसंग लाना चाहूँगी, उसमें से ये है बाबा दिहले ते कवा से हो रे हम ते जबो, बाबा दिहले ते कवा से हो रे हम ते जबो, से हो रे हम ते जबो, बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी नदी, बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी नदी, हमार जिया डोले रे छोटी नदी, बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी नदी। ये गीत हो या फिर, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, फिल्मों में जब आप गाते हैं तब तो आपके पास ये चॉइस कभी नहीं होता है कि आप शब्द को क्या गाएंगी, सिचुएशन क्या है, प्लॉट क्या है। तो प्लेबैक सिंगिंग का एक अलग ही अनुभव होता है एक चरित्र को जीने का, और वो मैं गाई। लेकिन यहाँ जो वो लड़ाई चल रहा था मेरे अंदर, जो मैं बोली थी कि भैया ओ भैया मजदूर भैया, या फिर गंगा बहती हो क्यों, उस नज़र से जब मैं सेनूर को देखती थी, सेनुरवा को मैं तो संभालूंगी, मैं इस संस्कृति से आती हूँ, और हर लड़की को एक तरह से जब वो बड़ी होती है, वो संस्कार में ही है, गांव देहात हो चाहे शहर हो भारतवर्ष में। और सेनूर एक सिंबल है, सांकेतिक रूप से बोल रही हूँ, सिर्फ ये सनातन धर्म की बात नहीं है, एक सांकेतिक रूप से बोल रही हूँ कि लड़की को एक दिन ब्याह के जाना है और अर्थी आपका उस घर से उठेगी,
और ये एक तरह से संस्कार है, हम लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग या लड़कियों की दमन, वो जो अंदर मेरा जो मैं आज मैंने जो शुरू किया, वो जो कल्पना है, उस कल्पना को ये लग रहा था नहीं, सेनूर के साथ शिक्षा आना चाहिए। गीतों में सेनूर के साथ, सेनूर की महत्व के साथ शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेरे अभी के लोक गायन में सेनूर के साथ साथ शिक्षा मेरी बहुत बड़ी ताकत है। जब तक हम शिक्षित नहीं हैं, लड़की कमज़ोर रहेगी। और मुझे लगा कि नहीं, लोक गायन में ये आना ज़रूरी है। और मुझे, क्योंकि मैं बाहर वही आसाम से हूँ, लेकिन मुंबई से ही सब गाती रही, एक तरह से मुझे कौन लिखेगा, क्या भटकती रही मैं, भटकती रही, लिखेगा कौन, ये शब्द मैं जो सोच रही हूँ इसको कौन लिख के देगा। और फिर उसको मैं जो साइड में करके फिर मैं इसमें आ गई कि नहीं, एक काम करते हैं, भूपेन हजारिका जी को यहाँ पे खोजते हैं। जो मैं गा रही हूँ, अरे पानी भार गईनी रामा पाका वाई नारवा, पानी भार गईनी रामा पाका वाई नारवा कागा हो, रे माई का गाले गल चोलिया चिल्होरवा चुनरी, अरे माई का गाले गल चोलिया चिल्होरवा चुनरी। गा तो रही थी मैं एक के बाद एक अलग अलग रोमांटिक सॉन्ग, फिल्मों के लिए ज़्यादातर रोमांटिक गीत, आइटम सॉन्ग जिसको कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, आइटम सॉन्ग बहुत ज़्यादा गाई मैं। लेकिन वो जैसे मैंने बोला कि मैं भीड़ में भी अब अकेलापन सा था, चारों तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। ये जो अभी लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बाउंसर लोग, मैं उनको ये करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाउंसर चाहिए तो मैम बोलिएगा, हम ये अब ना ऐसा लगता है वो सब दिखावा है। बाउंसर लेके मैं क्या करूँगी, मैं कोई खास बहुत आ रही हूँ, मेरे साथ बाउंसर है बहुत सारा, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, अर्थ ही उधर ही जाएगा आपका घाट पे। तो ये मानसिकता अभी, मतलब शायद एज के चलते, आई डोंट नो, बट मैं आपको मेरी सच्चाई आज बोल रही हूँ। तो सब छूट रहा था, जैसे ग्लैमर वैमर सब छूट रहा था। कल्पना जी आप स्टार बन गई है, अभी आप रिक्शा में मत चलिए मुंबई में, मुझे आप रिक्शा में मत चलिए आप। तो कुछ दिन ना मेरा ये हुआ था, मुझे भी लगा था कि मतलब एसी में हूँ मैं, गाड़ी में हूँ मैं बाहर, फिर लगा कि झट से मैंने उतार दिया, मैं तो ये हूँ ही नहीं, मतलब मैं ये नहीं हूँ। मैं जाके, मुझे सब्जी बाजार, अभी भी मुझे ना मतलब हरा हरा सब्जी देखूंगी ना, मैं जाती रहूँगी, मैं रास्ते में देखूंगी, मुझे सब्जी खरीदने का, मुझे ये सब पसंद है। क्योंकि आसाम में मैं पली बड़ी हूँ, आसाम बहुत ग्रीन है, वो जो खाली पाओ मतलब झरनों को किनारे दौड़ना, यही हमारा खेल था। तो कहीं ना कहीं वो सब मिस हो रहा था, मुंबई की जो यांत्रिक एक वर्ल्ड था, तो अपने आप से अंदर की कल्पना से शायद कहीं और एक नया मुलाकात हो रहा था, तो बाहर छुपता जा रहा था। और फिर ये भी खोज शुरू हुआ कि अब मुझे भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर जैसे शख्सियत तक पहुंचने का समय आया था। मुझे पता नहीं था कौन भिखारी ठाकुर, लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ क्या भूपेन हजारिका जैसे संजीदगी वाली जो बात है, जो शोषित वर्ग के लिए गीत लिखना, या फिर समाज में वो क्या देख रहे हैं उसके बारे में बोलने वाला क्या कोई नहीं है, कि लहंगा चोली जो मैं गा रही हूँ वही है भोजपुरी। तो मुझे ये सवाल अंदर आया, और फिर मैंने आना जाना शुरू किया। मुझे अभी भी याद है, आरा के बखोरापुर गांव, काली माई के मंदिर, और अचानक से मैं कोई 2006 में मैं एज ए गेस्ट में आई थी, और मेरे सामने एक बहुत ही तब 100 साल के उम्र के एक बुज़ुर्ग गा रहे थे, ए मोरे गंगा जी हो, ए मोरे गंगा जी, ऐसे कुछ वो गा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि अचानक मुझे मेरे दादाजी और पिताजी याद है कि मुझे साइकिल पे बिठा के असम में उन लोगों ने ऐसे ही सिखाया, साइकिल में पीछे बिठा लेते थे, अलग अलग कार्यक्रम में मुझे लेके घूमते थे मेरे पिता। तो एक तो वो लगा कि अब शायद मैं सही भोजपुरी माटी के करीब आ रही हूँ। मुंबई से जो इंडस्ट्री दिख रहा था वो गा रही थी, लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन वो इनडायरेक्ट सा कुछ था। और अब मैं आरा बखोरापुर पहुँची हूँ, और सामने एक धोती कुर्ता पहने हुए बुजुर्ग गा रहे हैं। मैं उनके पास गई, उनसे परामर्श लिया कि आप क्या गाए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ये भिखारी ठाकुर वो गा रहे हैं। और मुझे लगा ये क्या है, मतलब फिर भिखारी ठाकुर को थोड़े से जब समझने की कोशिश किया मैंने, तब मुझे लगा कि शायद मैं भूपेन हजारिका के आसपास पहुंची हूँ।
क्योंकि धीरे धीरे ये वही लोगों से बातचीत। हाँ, एक बात मैं अभी भी बोलना चाहूँगी, और ये कुछ लोगों को कुछ एक लॉबी को बुरा लगता है कि 2008, 6, 7 इस दौरान जब इंटरनेट जो चीज़ है वो भी थोड़ा नया ही था तब, और जो भी मुझे मिला मैंने जो ढूंढने की प्रयास किया, भिखारी ठाकुर, इंटरनेट में कुछ नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, इंटरनेट में 2007-8 के समय भिखारी ठाकुर का कुछ नहीं था। और एक हर कोई बोलता था भिखारी ठाकुर मतलब एक शब्द आता था विदेशिया, विदेशिया से शुरू, विदेशिया पे ख़त्म, आगे फुल स्टॉप। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर, कहानी ख़त्म, उसके आगे किसी को कुछ पता नहीं। अब मुझे लगा नहीं, क्योंकि देखिए लोगों को लगा कि मैं गणेश के पापा कल्पना हूँ, लेकिन मेरा जो लिटरेचर का साहित्य का मैं स्टूडेंट रही, कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। और मुझे बहुत दुख है, मैं अपने भोजपुरिया जो हमारे जो अभी आ रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी। हो सकता है दीदी का बात बुरा लगे, एक बात लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, शिक्षा की कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री के आर्टिस्टों में शिक्षा की कमी है। और अपनी नकारात्मकता को हमको डिस्कस करना होगा कि एक बिहारी सबसे भारी, नो, ये ठीक है, अच्छी बात है, भारी तो है, लेकिन मैं 2006 या 5 में मैं गाई थी, जब मुझे बोला था, बहुत लोग बोले थे कि भोजपुरी मत गाया करो, वो अच्छा नहीं लगता है, मुंबई में, तो मैं गाई थी कि एक बिहारी सब पे भारी, कहले अब न चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब न चली, सीना तान के रहल न चली, सोचो काहे लोग हंसेला, कह के हमें बिहारी जैसे देला हमके गारी। ये गीत मैं 2006 और 5 में गाई हूँ, आप लोगों को पता नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वो जो सोच था ना मेरे अंदर, बाहर एक ग्लैमर वाली कल्पना है, अंदर जो कल्पना है ना, वो जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मुझे भोजपुरी गाने को लोग मना कर रहे हैं, क्या है, क्यों हेड रिश्ते से देखते हैं, क्या है। जहाँ जहाँ भोजपुरिया लोग जाए, दिल्ली में मार, बॉम्बे में मार, ये सब जो था उस समय भी देखा, तो कहीं ना कहीं मैंने समाज को, अगर मैं बोलती तुम बिहारी ऐसे बोलती, तो वो तो लोग बोलते कि यार तो खुद आसाम से है और हमारे समाज को ये बात ऐसा हो जाता ना, तो बहुत सेंसिटिव बात था, तो मैंने उसमें इसलिए कहा कि हमें बिहारी, अपने आप को भी मैंने, और एक तरह से सच भी है, एक तरह की मैं बिहारी परिचय है मेरा, भोजपुरी परिचय है मेरा, तो अपने अंदर हमारी नकारात्मकता क्या है उसको भी जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। तो भिखारी ठाकुर जी की मैं बात कर रही थी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भिखारी ठाकुर जी को नहीं, समाज ने, तथाकथित समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मन में सवाल आया कि जिस इंसान ने एक शिक्षित बहुत नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे वो, और उनको ये पता था कि शिक्षा की महत्व है, वो पढ़े, खुद पढ़े लिखे, बंगाल गए, और बंगाल तब राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंदा की जो नवजागरण एक पूरे देश में लहर चल रही थी नवजागरण की, कि विधवा विवाह प्रचलन हो रहा था, बच्चियों का शादी कम उम्र में नहीं करना, ये सब जो भावधारा है वो सब बहुत चढ़ के बोल रहा था। उसी समय जब भिखारी ठाकुर बंगाल पहुंचते हैं, उनको लगा कि अपने गांव में तो ये सब हो रहा है, अपने गांव कुतुबपुर में तो ये सब हो रहा है, कुसंस्कार हो रहा है, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि उन्होंने भी भूपेन हजारिका जी की तरह ही संगीत को एक तरह से टूल के साथ, आर्ही के हिसाब से लिया, और समाज परिवर्तन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया अपनी लेखनी से, नर्तक मंडली से। बेटी बचवा नामक एक गीत, नाटक से मैं 2 लाइन गुनगुनाऊंगी, और ये सोचिए आपसे आज 7 साल पहले की समाज की है, एक ऐसे राइटर जिनका विज़न देखिए आप, वो कैसे विजनरी थे। अभी भी हाल फिलहाल में यूट्यूब के चैनल में अभी भी कहीं कहीं मुजफ्फरपुर, कहीं कहीं मुझे दिखाई दिया कि छोटी बच्चियों को, 12 साल की 13 साल की लड़कियों को बड़े बुजुर्ग के साथ शादी दिया जा रहा है। एक तो ऐसा न्यूज़ आया था कि माँ ने कर्जा नहीं चुका पाए तो बच्ची को शादी दे दिया। तो अब का देखिए 60 ईयर्स के बाद का पूर्वांचल हमारा भारतवर्ष, और भिखारी ठाकुर जी ने 70 साल पहले क्या लिखा। गिरिजा कुमारा कोरा दुखवा हमारा पारा, अरे धारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी,
साफ के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ माली, अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, रोपे आगे नाई लिहाला, पगहा धराई दिहला, हाँ चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, कई ऐसन जादू कइल, पागल तोहार मती भइल, अरे नेटी काटी बेटी भासी यवला हो बाबूजी। और बहुत सारे पंक्ति है इसमें। लुजुर लुजुर पिया देखा मुँह लेके दिया, कहीं कैसे कहे नहीं के आवत हो बाबूजी। लुजुर लुजुर मतलब इतने वृद्ध है जिनके साथ मेरे शादी करा के आप विदा कर रहे हो, अपने पिता से वो गुहार लगा रही है। और मुझे हैरानी होती है कि वो उस समय का और आपके समय का कोई परिवर्तन दरअसल नहीं है। क्यों नहीं है? यही बार बार वो बात है कि शिक्षा की कमी, शिक्षा बहुत जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, अभी भी नहीं पहुंची है। और द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर एक तरह से मेरा जीवन का सबसे बड़ा भोजपुरिया अगर उपलब्धि है वो है द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, जिस प्रोजेक्ट में भिखारी ठाकुर की अलग अलग रचनाओं को अथाह सागर है। एक तो मुझे उनको बाबा रामाज्ञाराम जी तो मिल गए कि वो गा के सुर में मुझे समझ आ रहा था कि किस तरह से गाना है, लेकिन शब्द नहीं था क्योंकि वो लोग तो 100 साल के उम्र के एक वृद्ध इंसान, वो तो रटते हुए गाते जा रहे। अभी दस्तावेज अगर नहीं होगा, मैं कुछ गलत रिकॉर्ड कर दूंगी, ये तो सालों साल रह जाएगा। तो मुझे वो एक चिंता था, तो मुझे दस्तावेज कहाँ मिलेगा। और उस समय मैंने बोला ना, इंटरनेट कुछ नहीं था, कभी कभी पटना आना हो रहा है, कभी कभी बिहार आ रही हूँ, उसी से यही करते करते 4 साल लग गया मुझे। जब जाके मुझे अभी भी याद है, देवाशीष नाम का एक लड़का जो कि डांसर है यहाँ का, कहीं से मुझे नीले रंग का वो भिखारी ठाकुर रचनावली वो लाके दिए मुझे। बहुत सालों, तो ऐसा लगा मुझे कि मुझे एकदम मतलब एक बहुत धन संपत्ति मुझे जैसे मिल गया, भिखारी ठाकुर रचनावली। एक तरह से भारतवर्ष में साहित्य को लेके आए, व्याकरण को लेके आए और संस्कृति को लेके आए। और उनकी अगर कोई बेटी, उनकी समाज की बेटी अगर मुझे बोलेंगी कि अपना थूक चातिए, ये शब्द था उनका, तो उनको ये पता नहीं था शायद कि आप अपने समाज के, आप अपने माँ बाप को ये बात बोल रहे हो। आपको आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया, आपने वो बोला मुझे। मेरे आगे तो लगेगा नहीं ये, लेकिन ऐसा उस समय हुआ। इस हद तक गए। राजनाथ सिंह जी थे, उनको ट्वीट कर रहे हैं कि इनको पद्मश्री नहीं दिया जाए। हम पद्मश्री के पीछे भाग नहीं रहे, वो सोच के आए भी नहीं हमको। हम लोग जो मुंबई गए थे ना, वो छोटी सी एक चाहत थी कि कल्पना आपका आवाज़ भारी है, आपको आसाम में बहुत सक्सेस नहीं मिलेगा, आप मुंबई जाइए, यही लाइन था। ठीक है। और मिलने के लिए ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जिसको जो चाहेगा वो कोई नहीं छीन सकता है। और जनता का प्रेम, और सबसे बड़ी बात, मैं आज इस जो मेरे जहन में ये आया ना कि मैं भोजपुरी को क्या दे रही हूँ, मुझे बहुत मिला, मैं क्या दे रही हूँ। उसके बाद कम से कम आपको जागना चाहिए। जो भी हमारे सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, डायमंड स्टार, जुबिली स्टार, जो भी स्टार्स है, आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि हाँ, एक हद तक मान सकते हैं कि हमारा घर नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार कर लिया ना, एक बार वो जब कर लिया, उसके बाद लेकिन आपका ये फ़र्ज़ ज़रूर है कि आप अब संवारो अपने भोजपुरी क्षेत्र को। आपके अगर गायन कैपेसिटी है, आप जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह जो अलग अलग लड़कियों के साथ हमेशा देखा जाता है वीडियो में, लड़की ज़रूर होगी, कमर ज़रूर दिखाया जाएगा, 2-3 जगह कैमरा फिक्स रहता है। तो इसके अलावा आप गज़ल भी गाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में गज़ल कहाँ है?